नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एमके विद्या पाठशाला में। आज हम चित्रकला से एक महत्वपूर्ण टॉपिक कला सामग्री और तकनीक से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो मिलती रहें। आज की इस चर्चा का उद्देश्य मात्र सही विकल्पों का रटना नहीं है। मेरा मतलब है, जब हम ये समझ लेते हैं कि कोई खास रंग या ब्रश क्यों चुना जाता है, तो कला को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का ये डीप डाइव इसी बारे में है। हम सिर्फ सही जवाब नहीं देंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये सामग्रियां कैसे काम करती हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हर कला सामग्री का अपना एक विज्ञान होता है। एकदम। तो चलिए बिना देरी किए स्रोत से पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? ए एक्रेलिक, बी गेरू, सी रामरज या डी पेवड़ी। अगर हम इतिहास देखें तो प्रारंभिक मानव ने चित्रकारी के लिए उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जो प्रकृति से मिली। गेरू, रामरज और पेवड़ी विशुद्ध रूप से प्राकृतिक खनिज है, जो सीधे जमीन से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पहला विकल्प है एक्रिलिक, वो ऐसा नहीं है। ये 20वीं सदी में प्रयोगशालाओं में बना एक सिंथेटिक या कृत्रिम रंग है। ये कोई खनिज नहीं है। यानी ये आधुनिक रसायन विज्ञान की देन है। तो इस तरह प्रश्न 1 का सही विकल्प है ए एक्रिलिक। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, वॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? ए जल माध्यम, बी तैल माध्यम, सी टेम्परा माध्यम या डी चूर्णित। वॉटमैन पेपर बहुत ही खास होता है। इसकी सतह को जिलेटिन से इस तरह तैयार किया जाता है कि ये पानी को बहुत अच्छे से सोख सके। अच्छा, ताकि कागज गले नहीं। हाँ बिल्कुल। जब इस पर पानी वाला रंग लगाया जाता है तो ये सिकुड़ता नहीं है और रंग को समान रूप से फैलने देता है। बहुत ही रोचक। तो ये स्पष्ट है कि प्रश्न 2 का सही उत्तर है ए जल माध्यम। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो मुझे थोड़ा मजेदार भी लगा। प्रश्न 3, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? ए नारियल, बी सरसों, सी तारपीन या डी इनमें से कोई नहीं। सरसों या नारियल तेल से पेंटिंग? हाँ, कल्पना कीजिए कैनवस पर सरसों का तेल लगा हो। तो वो तो हफ्तों तक सूखेगा ही नहीं और सारी धूल उस पर चिपक जाएगी। तैल चित्रण में हमें ऐसे तेल चाहिए जो हवा से सूख जाएं, लेकिन विकल्पों में जो तारपीन दिया है उसका काम अलग है। वो रंग को पतला करता है ना? एकदम सही। तारपीन एक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है ताकि गाढ़े रंग को पतला किया जा सके और ब्रश आसानी से चल सके। समझ गया। तो बहाव के लिए तारपीन जरूरी है। प्रश्न 3 का सही विकल्प है सी तारपीन। अब हमारे पास स्रोत से 2 ऐसे प्रश्न हैं जो पारदर्शिता पर हैं। मैं पहले प्रश्न 4 पढ़ता हूं। जल रंग होते हैं ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी आभासी या डी पारभासी। यह दिलचस्प बात यह है कि जल रंगों की पूरी कार्यप्रणाली प्रकाश पर निर्भर है। जब आप जल रंग लगाते हैं तो प्रकाश रंग के आर पार जाके कागज से टकराता है और वापस आता है। मतलब रंग प्रकाश को रोकता नहीं है। हाँ, इसी वजह से अगर नीचे कोई पेंसिल का स्केच है तो वो दिखता रहता है। इस गुण को हम पारदर्शी कहते हैं। तो प्रश्न 4 का सही विकल्प है ए पारदर्शी। इसी से जुड़ा प्रश्न 5 है। पोस्टर कलर होते हैं ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी आभासी या डी पारभासी। पोस्टर कलर जल रंग के बिल्कुल उलट होते हैं। इनमें सफेद चौक या भराव सामग्री मिलाई जाती है जिससे ये भारी हो जाते हैं। यानी ये प्रकाश को रोक लेते हैं। बिल्कुल। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो पोस्टर कलर की एक नई परत लगाकर पुरानी गलती को पूरी तरह से छुपाया जा सकता है। ये अपारदर्शी गुण कहलाता है। गलतियां छुपाने की आजादी, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न 5 का सही विकल्प है बी अपारदर्शी। अब स्केचिंग के एक बहुत पुराने टूल की बात करते हैं। प्रश्न 6, चारकोल क्या है? ए ग्रेफाइट, बी लाल रंग, सी तैल रंग या डी इनमें से कोई नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि चारकोल और पेंसिल का ग्रेफाइट एक ही है क्योंकि दोनों काले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ग्रेफाइट एक क्रिस्टल है जो खदानों से निकलता है, जबकि चारकोल जली हुई लकड़ी का रूप है। ये कार्बन है जो बिना चमक के बहुत गहरा काला रंग देता है। तो ये ना ग्रेफाइट है, ना लाल रंग और ना ही तैल रंग। प्रश्न 6 का सही विकल्प है डी इनमें से कोई नहीं। अगला माध्यम बहुत ही नाजुक है। प्रश्न 7, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? ए स्थायी, बी अस्थायी, सी चमकीले या डी धुंधले। पेस्टल रंग असल में सूखे पाउडर जैसे होते हैं। जब आप इन्हें कागज पर लगाते हैं तो ये बस कागज के खुरदुरेपन में फंस जाते हैं। मतलब ये चिपकते नहीं है।
हाँ, अगर आप जोर से फूंक मारें या उंगली फेर दें तो रंग उड़ जाएगा। इन्हें रोकने के लिए फिक्सेटिव स्प्रे चाहिए होता है। बिना उसके ये बिल्कुल अपनी जगह पर टिकते नहीं हैं। इसका मतलब ये बहुत नाजुक और अस्थायी होते हैं। प्रश्न 7 का सही उत्तर है बी, अस्थायी। चलिए अब हम कुछ सीखी हुई बातों का रिवीजन करते हैं। प्रश्न 8, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? ए, पेस्टल, बी, हॉटमैन, सी, कार्ट्रिज या डी, कैनवस? जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में चर्चा की थी, जल रंग के लिए पानी सोखने वाली खास सतह चाहिए, जो कि जिलेटिन वाली हॉटमैन सतह थी। बिल्कुल। कार्ट्रिज सूखी स्केचिंग के लिए है और कैनवास तैल रंगों के लिए, इसलिए हॉटमैन कागज ही सबसे उपयुक्त है। बहुत खूब। प्रश्न 8 का सही विकल्प है बी, हॉटमैन। ऐसा ही एक और प्रश्न है। प्रश्न 9, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? ए, जल रंग, बी, तेल रंग, सी, एक्रेलिक रंग या डी, पेस्टल रंग? ये प्रश्न 4 का ही एक और रूप है। तेल, एक्रिलिक और पेस्टल ये तीनों प्रकाश को रोकते हैं, यानी अपारदर्शी हैं। सिर्फ जल रंग ही वो माध्यम है जिसकी पहचान उसकी पारदर्शिता है। बिना किसी शक के प्रश्न 9 का सही उत्तर है ए, जल रंग। अब हम एक बहुत ही तकनीकी हिस्से में आ गए हैं, ब्रश के नंबरों का विज्ञान। स्रोत में इसे लेकर कई प्रश्न हैं, तो मैंने एक एक करके पढ़ता हूं। प्रश्न 10, फूल और कली के अंदर रंगने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? ए, 3 नंबर, बी, 4 नंबर, सी, 5 नंबर या डी, 1 नंबर? ब्रश के नंबर का सीधा सा नियम है, नंबर जितना छोटा ब्रश उतना महीन। फूल और कली के अंदर रंगने के लिए हमें ऐसा ब्रश चाहिए जो न तो बहुत मोटा हो और न ही बहुत ज्यादा बारीक। एक संतुलित ब्रश। हाँ, एक मध्यम महीन ब्रश। दिए गए विकल्पों में 3 नंबर का ब्रश इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो प्रश्न 10 का सही विकल्प है ए, 3 नंबर। अगला देखते हैं। प्रश्न 11, छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? ए, 1 या 2, बी, 2 या 3, सी, 3 या 4 या डी, 4 या 5? छोटी जगह का मतलब है बहुत ही बारीक काम, जैसे पलके बनाना या पत्तियों की नसें बनाना। इसके लिए तो बहुत पतले ब्रश की जरूरत होगी। बिल्कुल, सुई के नोक जैसी सटीकता के लिए। इसलिए सबसे कम नंबर यानी 1 या 2 नंबर का ब्रश चाहिए। एकदम सही। प्रश्न 11 का सही विकल्प है ए, 1 या 2। चलिए पेंसिलों की दुनिया में चलते हैं। हमारे पास प्रश्न 12 और 13 हैं। मैं दोनों पढ़ता हूं। प्रश्न 12, कौन सी पेंसिल से रेखा अधिक काली होती है? ए, 2B, बी, HB, सी, 2H या डी, H? और प्रश्न 13, कौन सी पेंसिल से हल्की रेखा बनती है? ए, 2H, बी, HB, सी, 2B या डी, 4B? चलिए इसे डिकोड करते हैं। पेंसिल का लेड, ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। बी का मतलब है ब्लैक या सॉफ्ट, जिसमें ग्रेफाइट ज्यादा और मिट्टी कम होती है। वो बहुत मुलायम और गहरी काली चलती है। तो बी के आगे का नंबर जितना बड़ा होगा वो उतनी ही काली होगी। बिल्कुल। और एच का मतलब है हार्ड। इसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये सख्त हो जाती है और कागज पर कम ग्रेफाइट छोड़ती है, इसलिए रेखा बहुत हल्की बनती है। अच्छा, तो मिट्टी यहाँ पेंसिल को हल्का बनाने का काम करती है। बहुत बढ़िया। तो प्रश्न 12 के लिए जहां अधिक काली रेखा पूछी गई है, सही उत्तर होगा A to B। और प्रश्न 13 में जहां हल्की रेखा पूछी गई है, वहां सही उत्तर होगा A to H। हाँ, एकदम सही। इसी से जुड़ा प्रश्न 14 लेते हैं। बाहरी रेखाओं के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करें? A, 2 नंबर, B, 4 नंबर, C, 6 नंबर या D, 7 नंबर? आउटलाइन या बाहरी रेखाओं के लिए कलाकार का हाथ स्थिर होना चाहिए। मोटा ब्रश रेखा को खराब कर देगा। तो क्या इसके लिए भी 1 नंबर चाहिए? 1 नंबर में रंग बहुत कम आता है। सधी हुई और लगातार रेखा खींचने के लिए 2 नंबर का ब्रश सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये महीन भी है और रंग भी अच्छे से सोखता है। समझ गया। प्रश्न 14 का सही उत्तर है A, 2 नंबर। अब बड़े हिस्से की बात करते हैं। प्रश्न 15, पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? A, 7, 8, 9, B, 2, 3, 4, C, 5, 6, 7 या D, 0, 1, 3? पृष्ठभूमि जैसे आसमान या बड़ी दीवार को रंगने के लिए मोटे ब्रश की जरूरत होती है। पतले ब्रश से तो बहुत समय लगेगा और निशान भी बन जाएंगे। तो जितना बड़ा हिस्सा उतना बड़ा नंबर। बिल्कुल। बड़े हिस्से को जल्दी कवर करने के लिए 7, 8, 9 नंबर के मोटे ब्रश सबसे बेहतरीन होते हैं। तो प्रश्न 15 का सही विकल्प है A, 7, 8, 9। अब इस ब्रश सीरीज के आखिरी 2 प्रश्न बहुत आसान हो गए। प्रश्न 16, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? A, 6 नंबर, B, 1 नंबर, C, 4 नंबर या D, 2 नंबर? हमने अभी समझा कि सबसे छोटा नंबर सबसे महीन ब्रश होता है, तो विकल्पों में सबसे छोटा नंबर 1 है।
आसान है। प्रश्न 16 का सही विकल्प है बी 1 नंबर। अब स्रोत से प्रश्न 17 देखते हैं, जो 21 के रूप में भी दर्ज है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? विकल्प हैं ए जल रंग, बी तेल रंग या पेस्टल रंग, सी पेस्टल रंग या तेल रंग, या डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न कला के उस स्पर्श वाले अनुभव की बात करता है। जल रंग या तेल रंग तरल होते हैं, उन्हें ब्रश से फैलाना पड़ता है, लेकिन पेस्टल रंग सूखे पाउडर की स्टिक होते हैं। तो कलाकार इन्हें सीधे कागज पर रगड़ते हैं। हाँ, और सबसे मजे की बात यह है कि पेस्टल रंगों को आपस में मिलाने के लिए ब्रश का नहीं, बल्कि सीधे उंगलियों या अंगूठे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी त्वचा का सीधा संपर्क। तो इस तरह प्रश्न 17 का सही उत्तर है सी पेस्टल रंग, क्योंकि इसे ब्रश की आवश्यकता नहीं होती। और इसी तरह प्रश्न 18, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? ए 6 नंबर, बी 1 नंबर, सी 2 नंबर या डी 4 नंबर। वही गणित यहाँ भी है। दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो वही सबसे मोटा ब्रश होगा। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर है ए 6 नंबर। ब्रश के इस विज्ञान के बाद हम चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। प्रश्न 19, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? ए पोस्टर कलर, बी वाटर कलर, सी पेस्टल कलर या डी ऑयल कलर। मुझे लगता है ये स्रोत ये पक्का करना चाहता है कि हम वाटर कलर की इस खूबी को बिल्कुल न भूलें। हाँ, ये तीसरी बार आ रहा है। बिल्कुल, वाटर कलर यानी जल रंग ही वो माध्यम है जो प्रकाश को अपने आर पार जाने देता है। तो प्रश्न 19 का सही विकल्प है बी वाटर कलर। अगला प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक है। प्रश्न 20, कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ए एक्रिलिक रंग, बी पोस्टर कलर, सी वाटर कलर या डी तेल रंग। कपड़े पर पेंटिंग की चुनौती ये है कि उसे धोया जाता है। जल रंग तो पानी से बह जाएगा और तेल रंग बहुत समय लगाएगा। यहाँ एक्रिलिक रंग काम आता है। क्योंकि ये सूखने के बाद पानी से नहीं धुलता। बिल्कुल, यह एक प्लास्टिक पॉलीमर है जो सूखने के बाद कपड़े के साथ एक पक्का बंधन बना लेता है और स्थायी रहता है। तो प्रश्न 20 का सही विकल्प है ए एक्रिलिक रंग। और अब आज की इस गहरी चर्चा का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 22, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ए जल रंग, बी टेम्परा, सी तेल रंग या डी उपयुक्त सभी। अगर हम पेस्टल जैसे सूखे रंगों को छोड़ दें तो ब्रश एक सार्वभौमिक उपकरण है। चाहे आप जल रंग की पतली परतें लगा रहे हों या तेल रंग के मोटे स्ट्रोक्स, ब्रश इन सभी माध्यमों के लिए जरूरी है। यानी ये चित्रकारों का सबसे खास साथी है। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। आज हमने सीखा कि हर सामग्री की अपनी खासियत और अपनी सीमाएं हैं। जैसे जल रंग पारदर्शी है और पेस्टल अस्थायी। जरा सोचिए, क्या एक कलाकार इन सामग्रियों की कमियों का इस्तेमाल करके अपनी कला को अद्वितीय नहीं बनाता? शायद कला माध्यम को काबू करने में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव के साथ बहने में है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। एमके विद्या पाठशाला से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।